ओके यस स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बेटा, ये हमारा एक्शियल स्केलेटल सिस्टम की जो एक बोन है जिसको हम लोग स्टर्नम बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने बेटा अभी तक जो है क्रेनियल बोन्स कंप्लीट कर ली थी जो 22 होती है, फेशियल बोन्स कंप्लीट कर ली थी जो 14 होती है। हम लोगों ने 7 एसोसिएटेड स्कल बोन्स जिसमें 6 ईयर ऑसिकल्स और 1 हायोइड बोन को कंप्लीट किया था। तो कंप्लीट स्कल में 29 बोन्स डिस्कस करी थी। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको वर्टिब्रल कॉलम में बताया था बेटा कि वर्टिब्रल कॉलम में अडल्ट के अंदर 26 वर्टिब्रे होती है जिसमें 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे होती है, 12 थोरेसिक वर्टिब्रे होती है, 5 लंबर वर्टिब्रे होती है एंड 1 इज द सैक्रल एंड द 1 इज द कॉकिक्स। 1 जो सैक्रल है वो 1 जो सैक्रम है वो 5 सैक्रल बोन्स के फ्यूजन से मिलकर बनती है और जो 1 कॉकिक्स है वो 4 कॉकिजियल बोन के फ्यूजन से मिलकर बनती है। ठीक है, जिसमें मैंने आपको सर्वाइकल को डिटेल में पढ़ाया था जिसमें C1 और C2 को मैंने बोला था कि वो एटिपिकल वर्टिब्रे होती है। C1 का मैंने नाम बोला था आपको एटलस होती है जो ऑसिपिटल कॉन्डाइल के साथ में एटलांटो ऑसिपिटल जॉइंट बनाती है जिसको कॉन्डिलॉइड जॉइंट भी बोलते हैं और उसको यस जॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, और ऐसे ही मैंने आपको C1 और C2 के बीच में भी बताया था कि किस तरह से C1 रिंग शेप होती है, उसके अंदर ओडोंटेड फोसा होता है और C2 जो होती है C2 के अंदर ओडोंटेड प्रोसेस होता है और ये ओडोंटेड प्रोसेस ओडोंटेड फोसा के अंदर पाइवेट जॉइंट बनाता है और जिसको हम लोग एटलांटो एक्सियल जॉइंट भी बोलते हैं और इसको हम लोग नो जॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम लोगों ने थोरेसिक वर्टिब्रे में एक अलग चीज देखी थी कि उसके अंदर डेमिफेसेट्स प्रेजेंट होते हैं जहां पे रिब्स आके आर्टिकुलेट करती है। ठीक है, लंबर वर्टिब्रे में हम लोगों ने देखा था कि थिक लार्ज साइज वर्टिब्रे होती है क्योंकि अपर बॉडी वेट जो भी ये पूरा पूरा लंबर के ऊपर आता है और जो सैक्रम है और सैक्रल हम लोगों ने ये देखा था कि जो 5 सैक्रल बोन्स है वो फ्यूज होके 1 सैक्रम बनाती है और 4 कॉकिजियल बोन फ्यूज होके 1 कॉकिक्स बनाती है। ठीक है, वहां पे हमारी बात खत्म हुई थी बेटा। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है आज वो है बेटा स्टर्नम। क्या है बेटा? स्टर्नम। ठीक है, स्टर्नम के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग अब, है ना। स्टर्नम के बारे में बात कर रहे हैं। ये एक सिंगल बोन है बेटा। ठीक है, सिंगल बोन है, ये आप डायग्राम में देख पा रहे हैं बेटा। एक सिंगल बोन है, इसका जो शेप होता है बेटा डैगर शेप्ड होती है, डैगर शेप्ड होती है, फ्लैट बोन होती है और 15 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है, लंबाई जो होती है इसकी 15 सेंटीमीटर होती है। वेंट्रल मिड लाइन में प्रेजेंट होती है थोरैक्स के। वेंट्रल मिड लाइन का मतलब क्या हो गया बेटा? ये वेंट्रल साइड है हमारे, वेंट्रल मिड लाइन में यहां पे स्टर्नम प्रेजेंट है। जब भी तो हम लोग बोलते हैं जो रिब्स जो होती है वेंट्रली वो कहां पे अटैच है, वो कहां पे जुड़ी हुई है? स्टर्नम पे। डॉर्सली वो कहां पे जुड़ी हुई है बेटा? वर्टिब्रल कॉलम पे जुड़ी हुई है। तो यहां पे बेटा प्रेजेंट ऑन वेंट्रल मिड लाइन ऑफ थोरैक्स। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? स्टर्नम की बात कर रहे हैं। अब आ जाइए बेटा डायग्राम के ऊपर। डायग्राम में मैं आपको बता रहा हूं बेटा कि जो स्टर्नम होता है, स्टर्नम भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है। यहां पे आप देखिए बेटा, ये जो पूरा पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, इस वाले पार्ट को, है ना, इस वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? मैन्यूब्रियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैन्यूब्रियम। ठीक है, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टर्नम इज नोन एज द मैन्यूब्रियम। इसके बाद में बेटा सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट को हम लोग अलग से हाईलाइट करते हैं बेटा। ये जो पार्ट है सेकंड पार्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बॉडी ऑफ स्टर्नम क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं बेटा? बॉडी ऑफ स्टर्नम। मैक्सिमम पार्ट है इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं बेटा? बॉडी ऑफ स्टर्नम। दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ स्टर्नम। सिंगल बोन है बट 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ये ध्यान रखना है बेटा। और ये जो लास्ट पार्ट है जो छोटा सा आपको दिख रहा है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सिफॉइड प्रोसेस। क्या बोलते हैं? सिफॉइड प्रोसेस। ठीक है, क्या बोलते हैं? सिफॉइड प्रोसेस। तो इसका मतलब सर ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट जो होता है मैन्यूब्रियम होता है, सेकंड जो होता है बॉडी होता है जो मैक्सिमम पार्ट होता है, और जो थर्ड पार्ट होता है उसको बोलते हैं सिफॉइड प्रोसेस। अब आ जाइए बेटा, हम लोग स्टर्नम की जब बात करते हैं तो हमको पता है कि स्टर्नम जो है, स्टर्नम से रिब्स आके जुड़ रही है। अब रिब्स कितनी होती है? थोड़ा सा रफली आपको आइडिया पता है कि सर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होती है। बट इंटरेस्टिंगली जो होता है, अभी हम लोग रिब्स नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे बेटा, कि जो 7 पेयर ऑफ रिब्स है दे ओनली अटैच टू द स्टर्नम। 7 पेयर ही जो होती है वो स्टर्नम से जुड़ती है, जिनको हम लोग ट्रू रिब्स बोलते हैं। बाकी 8th 9th और 10th और 11th एंड 12th दे आर नॉट डायरेक्टली अटैच टू द स्टर्नम। तो इसका मतलब जो 7 रिब्स जो है ना स्टर्नम से जुड़ रही है, उसके लिए कोई ना कोई स्पेस चाहिए, कोई ना कोई जगह चाहिए स्टर्नम पे जहां पे वो जुड़ सके। वो जगह कौन सी है वो मैं इधर हाईलाइट कर रहा हूं बेटा आपके लिए। देखिए बेटा, ये देखिए बेटा, यहां पे देखिए सबसे पहले ऊपर की तरफ में इस साइड पे
यहां पे जो होता है बेटा, ये जो सरफेस है, ये जो साइट है, यहां पे क्या जुड़ेगा बेटा, क्लेविकल बोन जुड़ेगी। क्या जुड़ेगी बेटा, क्लेविकल बोन जुड़ेगी, आर्टिकुलेटिंग सरफेस फॉर क्लेविकल। अरे भैया सही बात है सर, स्टर्नम होगी, आपने बोला रिब्स तो जुड़ती है, बट ये क्लेविकल जो बोन है, क्लेविकल बोन एक साइड पे एक्रोमियन प्रोसेस से जुड़ेगी। अभी मैं स्कैपुला पढ़ाऊंगा, वहां बताऊंगा, एक्रोमियन प्रोसेस आएगा उधर। और क्लेविकल एक साइड पे कहां पे जुड़ रही है बेटा, एक आर्टिकुलेटिंग सरफेस है, किसके ऊपर है, मैन्यूब्रियम के ऊपर है, मैन्यूब्रियम के ऊपर है। ठीक है, अब आपको यहां पे बेटा एक यू शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसको हम लोग जगलर नॉच बोलते हैं। यहां पे आप जब हाथ लगाएंगे बेटा, आपको यू शेप मतलब सी शेप थोड़ा सा स्ट्रक्चर मिलेगा, उसको बोलते हैं जगलर नॉच। तो जगलर नॉच के पास में ही आपको एक आर्टिकुलेटिंग सरफेस होती है, किसके लिए बेटा, क्लेविकल बोन के लिए। तो क्लेविकल एक साइड से यहां जुड़ रही है और दूसरी साइड से यहां जुड़ रही है, बिकॉज वी हैव टू और वन पेयर ऑफ क्लेविकल्स। ठीक है, अब यहां पे आप देखेंगे जो सेकंड साइड है बेटा, ये वाली साइड देखिए, यहां पे आपकी जो फर्स्ट रिब है, इस वाली साइड के ऊपर, यहां पे आपकी फर्स्ट रिब का अटैचमेंट होगा। फर्स्ट रिब यहां पे आके जुड़ेगी। देखिए रिब्स भी जो होती है वो डायरेक्टली अटैच नहीं होती है इधर, उसका क्या होता है, यहां पे कोस्टल कार्टिलेज होता है ना। रिब्स के लिए क्या होता है, कोस्टल कार्टिलेज अवेलेबल होता है। रिब्स डायरेक्टली अटैच नहीं होती बेटा स्टर्नम पे, रिब्स आई, कोस्टल कार्टिलेज अटैच होगा और वो स्टर्नम पे जुड़ेगा। तो यहां पे फर्स्ट रिब के लिए, कौन सी रिब के लिए बेटा, फर्स्ट रिब के लिए कोस्टल कार्टिलेज अवेलेबल है। सिमिलरली बेटा सेकंड रिब के लिए, ठीक है, सेकंड रिब के लिए है ना, यहां पे अटैचमेंट है, द सेकंड रिब अटैच टू दिस साइड। तो मतलब कि उसका आधा पार्ट कहां होगा, मैन्यूब्रियम में होगा, और आधा पार्ट कहां होगा, बॉडी ऑफ स्टर्नम पे। सेकंड रिब इधर आके जुड़ गई। और ऐसे ही यहां पे आप आर्टिकुलेट फेसेट देख रहे हैं, थर्ड से लेके कौन सी, सिक्स्थ रिब तक। ठीक है, थर्ड से लेके कहां तक, सिक्स्थ रिब तक। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड से लेके सिक्स्थ रिब तक का अटैचमेंट आपका यहां पे हो रहा है। ठीक है, इसके बाद में बेटा जो सेवेंथ रिब होती है, सेवेंथ रिब का भी हाफ पार्ट जो होता है वो कहां होता है, बॉडी में होता है, और हाफ पार्ट कहां होता है, सिफॉइड प्रोसेस में होता है। देखिए ये रहा सेवेंथ रिब के लिए अटैचमेंट, यहां पे सेवेंथ रिब जुड़ेगी आके, है ना। तो इसका मतलब कि सर जो रिब्स है वो रिब्स कहां पे जुड़ती है आके, अगर हम लोग देखें तो रिब्स इस तरह से यहां पे आके जुड़ेगी, इस तरह से रिब्स इधर आके भी जुड़ेगी, है ना, ये रिब्स हो गई। ठीक है, सिमिलरली ये अगर मान लीजिए सेवेंथ रिब है, वो इस तरह से जुड़ेगी, बट रिब डायरेक्टली नहीं जुड़ेगी। मैंने आपको बोला कि उसका अटैचमेंट होगा किसके साथ, कोस्टल कार्टिलेज के साथ में। तो यहां पे हो गया कोस्टल कार्टिलेज उसके लिए, ठीक है, यहां पे हो गया कोस्टल कार्टिलेज, ठीक है, यहां पे हो गया कोस्टल कार्टिलेज, है ना। तो कोस्टल कार्टिलेज अवेलेबल है, ये आपको ध्यान रखना है बेटा। डायरेक्टली रिब्स स्टर्नम से नहीं जुड़ती, बीच में क्या होता है, कोस्टल कार्टिलेज होता है, और बीच में कार्टिलेजिनस जॉइंट बनता है। कैसा जॉइंट बनता है, कार्टिलेजिनस जॉइंट, क्योंकि इधर कार्टिलेज यूज हो रहा है ना। और ये किस तरह का कार्टिलेज होता है बेटा, हाइलिन कार्टिलेज होता है ना। अब यहां पे जो लास्ट जो रिब इधर जुड़ रही है स्टर्नम से, वो कौन सी होगी बेटा, वो R7 हो गई। R7 का मतलब सेवेंथ रिब हो गई। तो इसका मतलब सर जो आप बोल रहे थे कि पर्टिकुलरली सारी रिब्स जो होती है स्टर्नम से नहीं जुड़ती है, सिर्फ 7 रिब्स जुड़ती है, जिनको ट्रू रिब्स बोलते हैं। वो बात सही होगी, क्योंकि 7 रिब के लिए देखिए सेवेंथ रिब तक के लिए ही इधर क्या है, फेसेट प्रेजेंट है, एक सरफेस प्रेजेंट है जहां पे कोस्टल कार्टिलेज जुड़ा हुआ है और उसके ऊपर का है रिब्स जुड़ी हुई है। बाकी 8, 9, 10 और 11th और 12 रिब जो होती है वो स्टर्नम से नहीं जुड़ती है, जिसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे अभी, फॉल्स रिब्स एंड फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है, ये बात समझ आ गई आपको। तो यहां पे हम लोगों ने देखा कि बेटा 3 पार्ट में डिवाइडेड है स्टर्नम, मैन्यूब्रियम, बॉडी और सिफॉइड प्रोसेस। पूरे स्टर्नम पे किस किस का अटैचमेंट है, सबसे ऊपर क्लेविकल का अटैचमेंट है, और उसके बाद में 7 रिब्स का अटैचमेंट है, जो कोस्टल कार्टिलेज के थ्रू कहां पे, स्टर्नम पे जुड़ रही है। क्या ये वाली स्लाइड पूरी क्लियर हो गई बेटा आपको? ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। चलिए देखेंगे बेटा, अब आ जाते हैं हम लोग टॉपिक रिब्स के ऊपर, क्योंकि अगर हम लोगों ने स्टर्नम समझ लिया है, अब हमारे लिए रिब्स समझना आसान है। रिब्स भी जो होती है बेटा, ये फ्लैट बोन होती है, कनेक्टेड डॉर्सली टू वर्टिब्रल कॉलम, पीछे तरफ में वर्टिब्रल कॉलम पे जुड़ी हुई है। अच्छा यहां पे मैं क्वेश्चन पूछता हूं बेटा, अगर वो पीछे से वर्टिब्रल कॉलम पे जुड़ी हुई है तो कौन से वर्टिब्रे पे जुड़ी हुई है? सर्वाइकल पे जुड़ी हुई है, थोरेसिक में जुड़ी हुई है, लंबर में जुड़ी हुई है, सैक्रम में जुड़ी हुई है और कॉकिक्स में जुड़ी हुई है? फटाफट से बेटा, अगर वो पीछे वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी हुई है तो वर्टिब्रल कॉलम के कौन से वर्टिब्रे पे जुड़ी हुई है? सर्वाइकल पे जुड़ी हुई है, थोरेसिक पे जुड़ी हुई है, लंबर पे जुड़ी हुई है, कॉकिक्स पे जुड़ी हुई है या सैक्रम पे जुड़ी हुई है? फटाफट से बेटा। यस,
बिल्कुल सही सोच रहे हैं बेटा कि सर थोरेसिक वर्टिब्रे पे जुड़ी हुई है, क्योंकि थोरेसिक वर्टिब्रे ही हम लोगों ने डिस्कस किए थे बेटा कि 12 नंबर ऑफ थोरेसिक वर्टिब्रे होती है, और उन थोरेसिक वर्टिब्रे में क्या होते हैं बेटा, डेमीफेसेट्स होते हैं, है ना, कोस्टल फेसेट होते हैं। वो किसके लिए होते हैं, रिब्स के लिए होते हैं, वहां पे रिब्स जुड़ती है आके, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वर्टिब्रल कॉलम पे कौन सी साइड पे जुड़ी हुई है, हमारे थोरेसिक वर्टिब्रे पे जुड़ी है, और वेंट्रली कहां जुड़ी हुई है, स्टर्नम पे। वो भी हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं कि स्टर्नम पे वेंट्रली वो कैसे जुड़ती है। यहाँ पे फेसेट्स प्रेजेंट होते हैं, दोनों साइड ही प्रेजेंट होते हैं, ऐसा नहीं कि सर आप एक साइड बता रहे दूसरी साइड प्रेजेंट नहीं है। अरे पेयर ऑफ रिब्स है, तो यहाँ पे भी है तो यहाँ पे भी है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई हमको, ठीक है। अब जो रिब्स होती है बेटा उसको बाइसेफेलिक बोलते हैं, क्योंकि उसके जो हेड है उसमें दो आर्टिकुलेशन सरफेस होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं बेटा कि जो रिब्स जो होती है वो क्या होती है, बाइसेफेलिक होती है। बाइसेफेलिक होती है, बाय का मतलब हो गया बेटा टू, और सिफेलिक का मतलब हो गया हेड, तो उसके दो हेड होते हैं। तो यहां पे आप देखोगे तो यहां पे आपको एक आर्टिकुलेशन सरफेस दिख रहा है, ये क्या होगा बेटा, वो डेमीफेसेट पे जुड़ेगा, और एक ट्यूबरकल में आपको फेसेट दिख रहा है, आर्टिकुलर फेसेट, ठीक है। ये कहां पे जुड़ेगा, ये ट्रांसवर्स प्रोसेस पे जुड़ेगा, वर्टिब्रे के जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है, ठीक है। तो दो आपको इधर आर्टिकुलर सरफेस दिख रहे हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं बाइसेफेलिक। बाकी है ना, ये जो स्ट्रक्चर है पूरा पूरा शाफ्ट कहलाता है रिब का, ठीक है। और ये जो दूसरा एंड है, क्योंकि अगर ये एंड जो है वो वर्टिब्रल एंड है, ठीक है, क्या एंड होगा, ये वाला जो एंड होगा ये कहां जुड़ेगा, स्पाइन पे जुड़ेगा, तो इसको हम लोग बोल देते हैं वर्टिब्रल एंड, ठीक है। क्या बोल रहे हैं बेटा, इसको वर्टिब्रल एंड, क्योंकि ये वर्टिब्रे पे जुड़ेगा। कौन सी वर्टिब्रे पे, थोरेसिक वर्टिब्रे पे। और यहां पे ये जो एंड है, दिस एंड, ये किस पे जुड़ेगा बेटा, ये स्टर्नम पे जुड़ेगा, बट डायरेक्टली नहीं जुड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बोला स्टर्नम पे डायरेक्टली नहीं जुड़ेगा। ये जो पिंक कलर का मैंने बनाया, दीज आर द कोस्टल कार्टिलेज, ठीक है। तो इसको मैं इधर लिख भी देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे कि ये क्या है बेटा, कोस्टल कार्टिलेज है, ठीक है। तो ये जो हो गया बेटा, ये कोस्टल कार्टिलेज हो गया, इस कोस्टल कार्टिलेज के ऊपर ये रिब्स जुड़ेंगे, है ना। तो यहाँ पे ये देखिए इधर लिखा हुआ भी है आर्टिकुलेशन विद कोस्टल कार्टिलेज, यहाँ पे कोस्टल कार्टिलेज अवेलेबल रहेगा। ये देखिए ये कोस्टल कार्टिलेज यहाँ पे है, और ये कोस्टल कार्टिलेज इसको कहां पे जुड़वाएगा, इसको जुड़वाएगा कहां पे, स्टर्नम पे, इसलिए इसको, इस एंड को बोल देते हैं हम लोग स्टर्नल एंड, ठीक है। इस एंड को बोल देते हैं एक्सटर्नल एंड। इट मींस रिब्स का जो वर्टिब्रल एंड है वो बाइसेफेलिक है, उधर दो हेड है आपके, है ना। एक हेड जो होता है वो आपका पर्टिकुलरली कहां पे, डेमीफेसेट पे आर्टिकुलेट करता है, और दूसरा जो हेड है वो कहां पे करता है, ट्रांसवर्स प्रोसेस पे करता है, वर्टिब्रे के जो ट्रांसवर्स प्रोसेस होते हैं, है ना। और दूसरी साइड पे जो एंड है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल एंड। एक्सटर्नल एंड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये स्टर्नम पे जुड़ता है विद द मीन्स ऑफ कोस्टल कार्टिलेज, कोस्टल कार्टिलेज के द्वारा वहां पे वो जुड़ता है, ठीक है। ये आपका एक ना स्ट्रक्चर हो गया रिब्स का। अब आगे देखते हैं बेटा, रिब्स जो है, रिब्स जो है बेटा तीन पार्ट में डिवाइडेड है ना, ट्रू रिब्स, ठीक है, फॉल्स रिब्स, एंड फोर्थ वन इज द, सॉरी, थर्ड वन इज द फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। अब इसको समझिए बेटा, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स क्या होगी, है ना। जब हम लोग डायग्रामेटिकली देखते हैं बेटा, है ना, एनाटॉमिकली जब समझते हैं हम लोग, तो हमको समझ आता है कि जो R1 से लेके R7 तक की रिब्स है, कौन सी, R1 से लेके R7 तक की रिब्स है, इनको हम लोग बोलते हैं बेटा ट्रू रिब्स, और इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। क्या बोलते हैं, वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। अब मैं वापस से आपको रिपीट करता हूं, मैंने क्या बोला, R1 से लेके R7 तक। यहां पे देखिए 7th रिब तक के लिए यहां पे आपका फेसेट प्रेजेंट है। कौन सा फेसेट, जहां पे रिब्स का अटैचमेंट होता है, R7 तक के लिए है। तो मतलब 7 रिब्स जो होती है वो डायरेक्टली स्टर्नम पे जुड़ती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि सर वर्टिब्रो स्टर्नल का मतलब ये हो गया कि पीछे वर्टिब्रे पे जुड़ी हुई है और आगे वो स्टर्नम पे जुड़ी हुई है बाय द मींस ऑफ कोस्टल कार्टिलेज। अब देखिए कोस्टल कार्टिलेज भी आपको दिख रहा होगा, ये देखिए ये रहा कोस्टल कार्टिलेज, ठीक है, दिस इज द कोस्टल कार्टिलेज। इधर भी देखिए कोस्टल कार्टिलेज है ना। तो ये R1 होगी, ऐसे ही ये R2 हो गई, ये रहा इसका कोस्टल कार्टिलेज, ठीक है। ये ऐसे ही R3 हो गई, इसका कोस्टल कार्टिलेज ये रहा, है ना। ये आपकी R4 हो गई, ऐसे ये R5 हो गई, ठीक है, और ये हो गई R6 और R7। अब ढंग से देखेंगे आप, R7 तक का लिए देखिए अटैचमेंट है,
R7 तक के लिए अटैचमेंट है। अगर मैं इसको ब्लैक में हाईलाइट करूं तो ये देखिए, ये 1 के लिए है, ये 2 के लिए है, ये 3 के लिए है, ये 4 के लिए, ये 5 के लिए, ये 6 के लिए और ये 7 के लिए। मतलब 7 रिब जो है वो आपकी अटैच हो रही है कहां पे, स्टर्नम में। देखिए यहां से भी 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 रिब्स अटैच हो रही है, इसलिए हम लोग इसको बोल रहे हैं वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स, और इसीलिए इसको बोल रहे हैं ट्रियो रिब्स। ट्रियो रिब्स पीछे वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी हुई है और आगे कहां जुड़ी हुई है, स्टर्नम से जुड़ी हुई है। पहला पॉइंट तो ये हो गया बेटा, ट्रियो रिब्स हो गई। R1 से लेके R7 तक ट्रियो रिब्स। अब हम लोग बात करते हैं बेटा फॉल्स रिब्स कौन सी होती है ना। फॉल्स रिब्स को हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा, देखिए इसकी नंबरिंग भी कर देते हैं चाहे तो। ये हो गई 1, ये हो गई 2, ये हो गई 3, ये हो गई 4, ये हो गई 5, ये हो गई 6, ये हो गई 7। देखिए यहां तक ही इसने कह रखा है कि क्या है, आपकी ट्रियो रिब्स है। देखिए यहां तक ही R7 तक इसने बोल रखा है ट्रियो रिब्स है, क्योंकि उसके लिए क्या है, यहां पे कोस्टल कार्टिलेज अवेलेबल है और वो स्टर्नम से जुड़ रही है। अब हम लोग बात करते हैं बेटा फॉल्स रिब्स की। किसकी बात कर रहे हैं, फॉल्स रिब्स की। फॉल्स रिब्स के जो अटैचमेंट है वो कहां पे हो रहा है, देखिए ये जो है, ये हो गई 8th, ये हो गई 9th और ये हो गई 10th। इनका जो कोस्टल कार्टिलेज है, किसका, 8th 9th 10th का कोस्टल कार्टिलेज, ढंग से समझना बेटा। ये रहा इसका 8th का कोस्टल कार्टिलेज है ना, ये रहा 9th का कोस्टल कार्टिलेज और ये रहा 10th का कोस्टल कार्टिलेज। ये मिलके किस पे जुड़ रहे हैं, ये 7th के कोस्टल कार्टिलेज पे जुड़ रहे हैं। ढंग से देखेंगे तो आप ये देखिए यहां पे जुड़ रहा है, ये 7th के कोस्टल कार्टिलेज पे जुड़ रहा है। मतलब कि दे आर नॉट डायरेक्टली अटैच टू द स्टर्नम, ठीक है। इसके लिए कोस्टल कार्टिलेज अवेलेबल नहीं है, कहां पे, स्टर्नम पे। किसके ना कोस्टल कार्टिलेज पे जुड़ रहा है, 7वें के कोस्टल कार्टिलेज पे जुड़ रहा है। ये देखिए, ये जो 7th का कोस्टल कार्टिलेज है उसके ऊपर जुड़ रहा है। कौन सा, 8th 9th 10th का कलेक्टिवली कोस्टल कार्टिलेज। ये बात समझ आई ना बेटा, इसलिए इसको बोलते हैं फॉल्स रिब, क्योंकि इसका एक एंड पीछे की तरफ तो वर्टिब्रल कॉलम से निकल रही है, वो तो हर रिब निकलेगी, चाहे वो 12th रिब हो, 11th रिब हो या फर्स्ट रिब हो, पीछे तो वर्टिब्रल कॉलम से निकल रही है। बट आगे जाके वो 7th रिब के कोस्टल कार्टिलेज पे जुड़ रही है, ना कि स्टर्नम पे जुड़ रही है। लाइक R1 से लेके R7 तक क्या अरेंजमेंट था कि पीछे जो वर्टिब्रल कॉलम से निकल रही थी, बट आगे स्टर्नम पे कोस्टल कार्टिलेज उसका अवेलेबल है और वो वहां पे रुक ना, वहां पे अटैच हो रही थी, ठीक है। तो यहां पे हमारा बेटा जो मेन जो पॉइंट हो गया वो ये हो गया कि फॉल्स रिब्स कौन सी होती है, 8th 9th 10th, 8th 9th 10th। इसको हम लोग वर्टिब्रो, पीछे वर्टिब्रल कॉलम से, कॉन्ड्रल, कॉन्ड्रल क्यों बोल रहे हैं बेटा, देखिए आपने पढ़ा होगा एनिमल टिश्यूज में भी पढ़ा होगा या फिर एनिमल डाइवर्सिटी में भी पढ़ा है, कॉन्ड्रोसाइट, ये कॉन्ड्रिक्थाइसिस फिशेस, ऑस्टिक्थाइसिस फिशेस, बोनी फिशेस और कार्टिलेजिनस फिशेस। तो कॉन्ड्रो का वर्ड होता है बेटा, कॉन्ड्रो का मतलब होता है कार्टिलेज। तो वर्टिब्रो कॉन्ड्रल, पीछे तो वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी हुई है, आगे वो कार्टिलेज से जुड़ी हुई है। किसके कार्टिलेज पे बेटा, 7th रिब के कोस्टल कार्टिलेज पे। तो आर्टिकुलेट विद कोस्टल कार्टिलेज ऑफ R7, वो R7 के कोस्टल कार्टिलेज पे जुड़ी हुई है, स्टर्नम पे नहीं जुड़ी हुई है। अगर वो स्टर्नम पे जुड़ी हुई होती तो उसको मैं वर्टिब्रो स्टर्नल बोलता, क्योंकि वो कार्टिलेज पे जुड़ी हुई है 7th रिब के, इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं, वर्टिब्रो कॉन्ड्रल बोल रहा हूं। क्या ये बात समझ आई बेटा आपको, ठीक है। इसके बाद में बेटा आ जाती है हमारी 3rd रिब, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लोटिंग रिब। क्या बोलते हैं बेटा इसको, फ्लोटिंग रिब। अब फ्लोटिंग रिब को देखेंगे आप ढंग से तो आपको 10th रिब के बाद में रिब दिखना ही बंद हो जाएगी। बट आप ढंग से थोड़ा सा इधर देखेंगे वर्टिब्रल कॉलम से तो यहां से आपको रिब निकलती हुई दिखेगी। ये देखिए, ये वाली जो रिब है, ठीक है, ये वाली जो रिब है ना, पीछे पीछे से आपको दिखेगी ये वाली जो रिब है, ठीक है। तो ये जो रिब है बेटा, ये छोटी सी इधर खत्म हो गई और ये इधर खत्म हो गई। सिमिलरली ये भी इधर है ना, ये वाला जो पॉइंट है यहां पे खत्म हो जाती है, ठीक है। तो मतलब कि वो पीछे से निकल रही है। अगर मैं बताऊं तो इधर देखिए इस तरह से होती है वो, ये इस तरह से पीछे से निकली जरूर, बट वो आगे ना R7 के कोस्टल कार्टिलेज पे जुड़ रही है, ना वो स्टर्नम पे जुड़ रही है, किसी पे नहीं जुड़ रही, बस वो पीछे फ्लोटिंग रिब, पीछे के पीछे खत्म हो रही है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा, फ्लोटिंग रिब बोलते हैं। और कौन सी नंबर की होती है, R11 to R12 होती है वर्टिब्रल रिब्स। अब यहां पे वर्टिब्रल रिब्स बोल रहे हैं बस कि वर्टिब्रल कॉलम से ओरिजिनेट हो रही है, वहां से जुड़ी हुई है, बट ना आगे कार्टिलेज पे जुड़ी हुई है। अगर कार्टिलेज पे जुड़ी हुई होती तो कॉन्ड्रल बोल देता, और अगर स्टर्नम पे जुड़ी हुई होती तो वर्टिब्रो स्टर्नल बोल देता। बट वो आगे पीछे पीछे ही रह जाती है, तो इसलिए इसको बोल रहे हैं वर्टिब्रल रिब्स, ठीक है।
तो इसका जो एक्सटर्नल एंड है वो क्या हो गया बेटा, फ्री हो गया। एक्सटर्नल एंड का मतलब क्या हो गया बेटा, मैंने डायग्राम में आपको बताया था, ये एक्सटर्नल एंड होता है, ये जो एक्सटर्नल एंड है वो फ्री है, क्योंकि बाकी रिब्स का एक्सटर्नल एंड स्टर्नम पे जुड़ा हुआ है, या फिर R8, R9 और R10 का रिब का जो एक्सटर्नल एंड है वो कहां पे जुड़ा हुआ है, 7th रिब के कोस्टल कार्टिलेज पे जुड़ा हुआ है। क्या ये बात क्लियर हुई बेटा कि R11 और R12 जो होती है वो फ्लोटिंग रिब्स होती है। ये क्वेश्चन आपको 2 बार पूछा गया है बेटा प्रीवियस ईयर्स के अंदर, इसलिए रिब्स जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है समझने के लिए, है ना। तो ये टॉपिक हमारा इधर क्लियर हो गया कि ट्रू रिब्स कौन सी होती है, R1 से लेके R7 तक, उसको और क्या बोलते हैं, वर्टिब्रो स्टर्नल बोलते हैं। वर्टिब्रो स्टर्नल क्यों बोल रहे हैं, पीछे वर्टिब्रल कॉलम से आगे स्टर्नम पे जुड़ी हुई है वो, ठीक है। सेकंड कैटेगरी फॉल्स रिब्स। फॉल्स रिब्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि पीछे वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी हुई है बट आगे वो R7 मतलब कि 7th रिब के कोस्टल कार्टिलेज पे जुड़ी हुई है, ना कि वो स्टर्नम पे जुड़ी हुई है। फॉल्स रिब, वर्टिब्रो कॉन्ड्रल भी बोलते हैं। एक रिब हम लोग फ्लोटिंग रिब्स की बात करते हैं, R11 और R12 की। फ्लोटिंग रिब्स क्यों बोल रहे हैं, इसको वर्टिब्रल रिब्स भी बोलते हैं, क्योंकि पीछे वर्टिब्रल कॉलम से तो निकल रही है बट ना वो आगे स्टर्नम से जुड़ रही है ना कार्टिलेज से जुड़ रही है, इसका मतलब ये होगी फ्लोटिंग रिब्स हो गई है, ठीक है। तो यहां पे हमारा रिब्स वाला टॉपिक क्लियर हुआ, ये हमको आई होप ये क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। यस, अब हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट टॉपिक जो हो गया बेटा वो एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम हो गया। क्या हो गया बेटा, एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। हम लोगों ने एक्शियल स्केलेटल सिस्टम में 80 बोन्स कंप्लीट कर लिए। कैसे सर, स्कल के अंदर 29 बोन्स कंप्लीट हो गई है बेटा, ठीक है। स्टर्नम 1 सिंगल बोन कंप्लीट हो गई है। रिब्स है ना 12 पेयर्स थे तो 24 बोन्स यहां पे कंप्लीट हो गई है, जिसमें हम लोगों ने ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स एंड फ्लोटिंग रिब्स में इसको डिवाइड कर दिया था। और वर्टिब्रे के अंदर 26 बोन, जब इसको एड ऑन करेंगे तो आपको 80 बोन्स मिल जाएगी, है ना। अब देखिए 80 बोन्स कंप्लीट हो गई, हमको पता भी नहीं लगा और नाम भी इतने ज्यादा नहीं थे, क्योंकि मैंने आपको यही बोला था नाम बस नंबर आपका ज्यादा है कि 206 बोन से, बट जो नाम जो होते हैं वो रिपीट होते हैं बेटा, तो इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वैसे ही अब हम लोग एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम की अब 126 बोन्स डिस्कस करेंगे। मतलब जब रेस्ट ऑफ द बोन्स जितनी भी बची वो एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम है। अब रेस्ट ऑफ द बोन्स कौन कौन सी बची, सर फोर लिम्स की बात नहीं हुई, हाइंड लिम्स की बात नहीं हुई, क्लेविकल की अभी तक कोई बात नहीं हुई है, स्कैपुला पीछे जो ट्रायंगुलर बोन है उसकी बात नहीं हुई है, पेल्विक गर्डल हिप बोन की कोई बात नहीं हुई है। तो इसका मतलब ये जो है बेटा हमारा एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में आता है। और एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम को भी हम लोग जब डिवाइड करते हैं बेटा, तो एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। वन इज द गर्डल्स, गर्डल्स के अंदर 6 बोन्स होती है, एंड द अदर वन इज द लिम्स, लिम्स के अंदर 120 बोन होती है हमारी। गर्डल्स के अंदर क्या क्या आ गया बेटा, गर्डल के अंदर 2 कैटेगरी आ गई, पेक्टोरल गर्डल अपर एक्सट्रीमिटी में होता है और पेल्विक गर्डल लोअर एक्सट्रीमिटी में होता है। अपर एक्सट्रीमिटी मतलब बॉडी की अपर साइड में होता है कौन सा, पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल 4 बोन से मिलकर बनता है, 2 क्लेविकल आगे की तरफ में, 2 स्कैपुला पीछे की तरफ में है बेटा, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि स्कैपुला का स्ट्रक्चर और क्लेविकल का स्ट्रक्चर, ठीक है। और जो पेल्विक गर्डल है, पेल्विक गर्डल भी आपका क्या होता है, 2 बोन से मिलकर बनता है, जो हम लोग हिप बोन भी बोलते हैं, एक आपकी राइट साइड में एक आपकी लेफ्ट साइड में, ठीक है। इसका अरेंजमेंट भी देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर भी हम लोग समझेंगे। अब हम लोग बात करते हैं बेटा लिम्स की, तो हम लोग लिम्स में डिस्कस करेंगे। अपर एक्सट्रीमिटी में आपकी 4 लिम्स होती है, लोअर एक्सट्रीमिटी में क्या होती है, हाइंड लिम्स होती है। 4 लिम्स का मतलब 2 हाथ हो गए और हाइंड लिम्स का 2 पैर हो गए। Each limb consists of 30 bones, तो 4 limbs कितने हो गए, 30 इधर, तो टोटल नंबर ऑफ 60 बोन्स हो गई। और हाइंड लिम्स के अंदर बेटा इधर 30 हो गई, इधर 30 हो गई, तो टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी हो गई, 60 हो गई हमारी। ये बात क्लियर हो गई बेटा। तो 60 मतलब 60 प्लस 60 आपका कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ बोन्स 120 हो गई। और यहाँ पे 2 प्लस 4 6, तो गर्डल्स के अंदर कितनी हो गई, 6 हो गई। तो लिम्स के अंदर मतलब कि 120 बोन्स होती है, और जो 6 बोन्स होती है वो कहाँ होती है, गर्डल्स के अंदर होती है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे बेटा, सबसे पहले पेक्टोरल गर्डल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके अंदर मैं आपको स्कैपुला बताऊंगा, उसके बाद क्लेविकल बताऊंगा, और फिर फोर लिम्ब बताऊंगा जो अपर एक्सट्रीमिटी में होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ओके यस स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं हम लोग, है ना। देखिए बेटा पेक्टोरल गर्डल डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, है ना। सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम का, वो है पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा। पेक्टोरल गर्डल में 2 बोन आपकी क्लेविकल डिस्कस करेंगे और 2 स्कैपुला डिस्कस करेंगे। अभी आप जो डिस्प्ले में देख रहे हैं बेटा वो स्कैपुला देख रहे हैं, है ना, स्कैपुला देख रहे हैं बेटा। और इस डायग्राम में आप जो है वो बैक व्यू देख रहे हैं, इस डायग्राम में भी बैक व्यू देख रहे हैं, है ना। देखिए दोनों डायग्राम सेम है, बट क्या होता है बेटा कि
है ना, कैमरे में कई बार क्या होता है, एक डायग्राम ढंग से विजिबल नहीं होता, दूसरा नहीं होता, तो मैंने जितनी पॉसिबिलिटी है कि आपको समझाने के लिए दो डायग्राम लिए हैं, दोनों को आपको जो कंफर्टेबल लगे समझने के लिए उससे समझिए बेटा। देखिए पीछे की साइड में आपको ट्रायंगुलर बोन दिख रही है, ये देखिए ट्रायंगुलर बोन, ठीक है। इस ट्रायंगुलर बोन में आपको एक प्रोसेस दिखेगा जिसको स्पाइनस प्रोसेस बोलते हैं, और स्पाइनस प्रोसेस के आगे वो मॉडिफाई होके क्या बनाता है, एक्रोमियन प्रोसेस बनाता है ना, ये अभी हम लोग आगे देखेंगे। सिमिलरली इधर भी दिख रहा है, तो ये जो बोन है बेटा, इस बोन को हम लोग बोलते हैं स्कैपुला। क्या बोलते हैं बेटा, स्कैपुला बोलते हैं। अब यहां पे देखिए, देखिए इधर वाला में ये देखिए ट्रायंगुलर बोन पीछे की तरफ में प्रेजेंट है, ये ट्रायंगुलर बोन हो गई। अब यहां पे आप देखेंगे, मैं जो बात कर रहा हूं बेटा, एक एलिवेशन होता है, एक रिज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पाइन, ये स्पाइन है, और स्पाइन ही आगे जाके क्या बना देती है, एक्रोमियन प्रोसेस बना देती है। तो क्या क्या मैंने बोला आपको, मैं बता देता हूं। देखिए ये जो होगी, ये दिस वन इज द स्पाइन, इसको क्या बोलते हैं बेटा, स्पाइन बोलते हैं, ठीक है, स्पाइन बोलते हैं। और स्पाइन ही आगे जाके क्या बना देती है, एक्रोमियन बना देती है। ठीक है, क्या बना देती है, एक्रोमियन प्रोसेस बना देती है। इस एक्रोमियन प्रोसेस पे अगर आप ढंग से देख पा रहे हैं तो बेटा यहां पे ये देखिए आगे की तरफ से जो क्लेविकल है वो क्लेविकल आके जुड़ रही है, क्लेविकल बोन जो है वो एक्रोमियन प्रोसेस से आके जुड़ रही है, ठीक है। वैसे ही स्कैपुला में यहां पे एक कैविटी होती है बेटा, यहां पे एक कैविटी होती है ना, एक डिप्रेशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लिनोइड कैविटी। क्या बोलते हैं, ग्लिनोइड कैविटी बोलते हैं, ठीक है। इस ग्लिनोइड कैविटी पे जो होता है बेटा हेड ऑफ ह्यूमरस, क्योंकि ये जो बोन आप देख रहे हैं, ये जो बोन देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमरस, है ना। हमारा फोर लिम्ब के अंदर है ना अपर आर्म हो गई, तो अपर आर्म जो होता है उसकी जो बोन होती है उसको बोलते हैं ह्यूमरस। तो ये वाली जो बोन हो गई ये ह्यूमरस हो गई, है ना। ह्यूमरस का जो हेड है, ये देखिए ये रहा ह्यूमरस का हेड, वो ह्यूमरस का हेड किसके साथ में आर्टिकुलेट हो रहा है, स्कैपुला के साथ में। अब सिंपली समझते बेटा, पीछे की तरफ में मेरी कौन सी है, स्कैपुला है, आगे की तरफ में ये रही ह्यूमरस। ह्यूमरस का हेड जो होता है वो स्कैपुला की ग्लिनोइड कैविटी के साथ में आर्टिकुलेट होता है, और ये वाला जो जॉइंट बनता है इसको हम लोग बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, क्योंकि जो हेड है, ह्यूमरस का हेड है, वो एक बॉल की तरह एक्ट कर रहा है, और ये जो ग्लिनोइड कैविटी स्कैपुला में एक सॉकेट की तरह एक्ट कर रही है। तो ये बॉल इस सॉकेट के अंदर घूमती है, तो इसको बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। मल्टी एक्सियल होता है, मल्टी एक्सियल का मतलब, यूनि एक्सियल का मतलब होता है बेटा एक एक्सिस, और मल्टी एक्सियल का मतलब होता है मल्टीपल एक्सिस, मल्टीपल एक्सिस में घूमता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेटा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट किसके बीच में बन रहा है बेटा, ह्यूमरस के बीच में बन रहा है, और ग्लिनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला के बीच में बन रहा है। ये आप जो देख रहे हैं ये स्कैपुला हो गई, ठीक है, ये बात हो गई। अब ये जो स्कैपुला होती है, जब हम लोग रिब का लेवल देखते हैं तो ये R1 होगी, R2 होगी, ऐसे करके ये R7 रिब तक, कहां तक, R2 से लेके R7 रिब तक के लेवल पे होती है। कहां से, R2 से लेके R7 रिब तक के लेवल पे होती है स्कैपुला, मतलब इतनी बड़ी है ये, है ना, स्कैपुला की लेंथ इतनी है। फ्लैट बोन है, ट्रायंगुलर बोन है, एक्रोमियन प्रोसेस जो है वो क्लेविकल के साथ में आर्टिकुलेट करता है। ये जो आप देख रहे हैं बेटा ये वाला, दिस वन इज द क्लेविकल, ये जो बोन होती है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्लेविकल। क्या बोलते हैं, क्लेविकल बोलते हैं। तो आपने समझा बेटा कि स्कैपुला पीछे की तरफ में होती है, फ्लैट बोन है, R2 से लेके R7 के लेवल पे होती है, इसमें एक स्पाइन होती है, स्पाइन आगे जाके मॉडिफाई होके एक्रोमियन बनाती है, इस एक्रोमियन पे क्लेविकल जुड़ती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्लेविकल का एक एंड मैंने बताया था वो कहां पे जुड़ता है, स्टर्नम के किसके ऊपर, मैन्यूब्रियम पे, और दूसरा एंड जो है इस जो किसके ऊपर जुड़ रहा है, स्कैपुला के एक्रोमियन के ऊपर। ग्लिनोइड कैविटी एक डिप्रेशन, एक कैविटी है जिसमें हेड ऑफ ह्यूमरस जुड़ के आपका बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बना रहा है। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए बेटा एक और डायग्राम आपके लिए, है ना। अब आप ये जो देख रहे हैं बेटा, ये डायग्राम जो है ये आपका स्कैपुला का है। अगेन वापिस से ट्रायंगुलर बोन है, ये देखिए ट्रायंगुलर बोन है, ठीक है, ट्रायंगुलर और फ्लैट बोन है। अब यहां पे मैं जो आपको बात कर रहा था बेटा ग्लिनोइड कैविटी की, वो ग्लिनोइड कैविटी समझिए कहां पे,
ये देखिए मैंने आपको इधर ग्लिनोइड कैविटी बताई थी ना, वही मैं आपको यहाँ पे ग्लिनोइड कैविटी वापस से मार्क कर रहा हूं। दिस वन इज द ग्लिनोइड कैविटी। ठीक है, कौन सी कैविटी है? ग्लिनोइड कैविटी है। ठीक है, यहां पे आपका जो है हेड ऑफ ह्यूमरस आर्टिकुलेट करता है और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है। ठीक है, अगेन वापस से देखेंगे बेटा, यहां पे ये देखिए ये स्पाइन है, यहां से ओरिजिनेट हुई स्पाइन, ऐसे करके ये स्पाइन है पूरा का पूरा, है ना। एक रिज है बेटा, अगर मान ली कोई फ्लैट सरफेस है, फ्लैट सरफेस के ऊपर एक उभार सा है बोन का, वो इस तरह से जा रहा है और ये आगे जाके मॉडिफाई हो जाता है, तो इसको हम लोग अलग कलर में बनाते हैं। ये देखिए ये आगे करके इस तरह से मॉडिफाई हो गया, जिसको हम लोग बोल देते हैं एक्रोमियन। ठीक है, तो इसको क्या बोल दिया था? एक्रोमियन प्रोसेस। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? एक्रोमियन प्रोसेस बोलते हैं। अगेन इसको क्या बोलते हैं? स्पाइन बोलते हैं, है ना। एक्रोमियन प्रोसेस के बारे में जो इंपॉर्टेंट बात थी वो मैंने बता दी कि यहां पे क्लेविकल बोन आके जुड़ती है। कौन सी बोन जुड़ती है? क्लेविकल बोन जुड़ती है। ग्लिनोइड कैविटी में क्या जुड़ता है? हेड ऑफ ह्यूमरस जुड़ता है। वापस से एक और डायग्राम बेटा, जितना पॉसिबल हो सकता है मैं आपको डायग्राम दिखा के चीजों को समझा रहा हूं। देखिए बेटा, यहां पे अगेन ग्लिनोइड कैविटी दिख रही है मेरे को। दिस वन इज द ग्लिनोइड कैविटी, ये ग्लिनोइड कैविटी हो गई। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द ग्लिनोइड कैविटी, ये पता होना चाहिए। यहाँ पे हेड ऑफ ह्यूमरस जुड़ता है। बाकी लेबलिंग छोड़ दीजिए बेटा, क्योंकि हम लोगों ने डायग्राम्स बेटा ये हायर इंटरनेशनल बुक्स से लिए, तो लेबलिंग और भी तरीके की है, ये आप मेडिकल में सीखेंगे। अभी हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो सिर्फ इंपॉर्टेंट बातें मैं बता रहा हूं आपको कि यहाँ पे ग्लिनोइड कैविटी है। ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द ग्लिनोइड कैविटी। दूसरा देखिए यहाँ पे एक्रोमियन प्रोसेस में आपको वापस से बना रहा हूं। ये देखिए ये एक्रोमियन प्रोसेस हो गया, ये रहा एक्रोमियन। ठीक है, यहां पे क्या जुड़ेगा बेटा? क्लेविकल बोन जुड़ेगी, तो ये आर्टिकुलर सरफेस फॉर क्लेविकल, यहां पे क्लेविकल बोन जुड़ेगी, है ना। रेस्ट ऑफ द थिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो जो इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको सारी की सारी बता दी कि एक तो ग्लिनोइड कैविटी होगी, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द, सेकंड इज द एक्रोमियन, जहां पे क्या जुड़ता है? आपको क्लेविकल बोन जुड़ती है। ठीक है, ये दोनों चीजों को हमको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपका ये स्कैपुला में ये पार्ट कंप्लीट हो गया। ये देखिए एक और डायग्राम जहां पे आपको हेड ऑफ ह्यूमरस दिख रहा है बेटा। ये देखिए ये ह्यूमरस है, ये ह्यूमरस बोन का हेड हो गया। ठीक है, तो हेड ऑफ ह्यूमरस कहां पे जुड़ रहा है बेटा? ग्लिनोइड कैविटी में। तो ये जो है, ये वाला जो पार्ट है, ये ग्लिनोइड कैविटी हो गई, क्योंकि ये स्कैपुला हो गया। तो देखिए एक तो ये ग्लिनोइड कैविटी हो गई। ठीक है, तो बार बार बेटा मैं लिख रहा हूं आपके लिए, क्योंकि मेरे को आपको ये अंडरस्टैंड करवाना है कि ग्लिनोइड कैविटी स्कैपुला का पार्ट है। इस कैविटी में हेड ऑफ ह्यूमरस जुड़ता है, और हेड ऑफ ह्यूमरस कौन सा जॉइंट बनाता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है। और दूसरा पार्ट मेरे को आपको अंडरस्टैंड करवाना है कि एक्रोमियन होता है, और वो एक्रोमियन जो होता है, एक्रोमियन पे क्या जुड़ रही है? देखिए क्लेविकल, ये क्लेविकल का कुछ पार्ट आपको इस डायग्राम में दिख रहा है। तो समझ आ गई ना, दो चीजें इंपॉर्टेंट थी इसके बारे में, वो हम लोगों ने इधर देख ली है। अब थ्योरेटिकली देखिए क्या क्या चीजें। ये देखिए बेटा, फ्लैट ट्राइंगुलर बोन है, एक फ्लैट ट्राइंगुलर बोन है बिटवीन सेकंड एंड सेवेंथ रिब। इसका जो लेवल है बेटा, अगर रिब्स के लेवल पे देखेंगे तो सेकंड रिब से लेके सेवेंथ रिब्स तक होती है। स्पाइन जो होता है, इसका स्पाइन है ना, वो स्कैपुला का प्रोजेक्ट करता है लेटरली, है ना, एंड फॉर्म करता है क्या? एक्रोमियन प्रोसेस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको स्टार मार्क कर रहा हूं आपके लिए। इस पे क्या होता है? क्लेविकल आर्टिकुलेट करती है विथ एक्रोमियन बाय एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। देखिए इस जॉइंट को क्या नाम दे सकते हैं हम लोग? एक्रोमियन पे क्लेविकल जुड़ रही है, एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट, खत्म कहानी। देयर इज अ डिप्रेशन, एक डिप्रेशन है स्कैपुला में लेटरली, नोन एज, इसको बोलते हैं ग्लिनोइड कैविटी। वेरी इंपॉर्टेंट, द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द ग्लिनोइड कैविटी। कौन सी होती है बेटा? ग्लिनोइड कैविटी होती है। यहां पे क्या हो रहा है बेटा? हेड ऑफ ह्यूमरस, यहां पे आपका हेड ऑफ ह्यूमरस आर्टिकुलेट कर रहा है विद ग्लिनोइड कैविटी एंड फॉर्मिंग ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट। अब देखिए सिंपल सा, ग्लिनोइड कैविटी में ह्यूमरस का हेड आर्टिकुलेट कर रहा है, तो इसको क्या बोल देते हैं? ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट। अच्छा, एक और जॉइंट में इसका नाम दे देता हूं, इसको जैसे मैंने बताया कि इसको बेटा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भी बोलते हैं, है ना। आगे देखते हैं बेटा,
नेक्स्ट बोन हो गई हमारी क्लेविकल, है ना। पेक्टोरल गर्डल की 2 स्कैपुला कंप्लीट करी, अब 2 हम लोग क्लेविकल डिस्कस कर रहे हैं बेटा। क्लेविकल हाउ मेनी नंबर 2, इसको हम लोग बोलते हैं कॉलर बोन, है ना। इसको ब्यूटी बोन भी बोलते हैं हम लोग, है ना। कॉलर बोन हो गई। अब यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में आपको क्लियरली विजिबल होगा बेटा कि ये देखिए ये आपका फोर लिम्ब हो गया, है ना। ह्यूमरस बोन हो गई, ये रिब्स हो गई, और पीछे तरफ में स्कैपुला है, मतलब फ्रंट साइड देख रहे हैं आप। और फ्रंट साइड में आपको ये स्टर्नम वाला पार्ट दिख रहा है, तो स्टर्नम पे ये रही क्लेविकल आपकी, ठीक है। तो दिस वन इज द क्लेविकल, ये देखिए ये रही क्लेविकल। तो क्लेविकल का एक एंड तो देखिए इधर एक्रोमियन प्रोसेस से जुड़ रहा है। एक्रोमियन प्रोसेस को मैंने आपको बताया था, ये रहा एक्रोमियन प्रोसेस, ठीक है, एक्रोमियन से जुड़ रहा है। और दूसरा जो एंड है वो कहां पे जुड़ रहा है, स्टर्नम पे जुड़ रहा है। तो ये जो एंड है ये स्टर्नम पे जुड़ रहा है। तो क्लेविकल का मतलब 2 एंड हो गए, एक हो गया स्टर्नल एंड, ये देखिए ये वाला जो एंड है वो स्टर्नल एंड है, और दूसरा जो एंड है वो एक्रोमियन पे जुड़ रहा है, इसको बोलते हैं एक्रोमियल एंड, ठीक है। एस शेप बोन होती है बेटा, ये कौन सी, एस शेप, लॉन्ग एस शेप बोन होती है। वन साइड इसका जो जुड़ा हुआ होता है आर्टिकुलेट विद द स्टर्नम, स्टर्नम पे जुड़ा हुआ होता है, और अदर साइड किसके ऊपर जुड़ा हुआ होता है, आर्टिकुलेट विद द एक्रोमियन एंड फॉर्मिंग एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट, जो अभी हम लोगों ने पिछला देखा था, ये वाला बेटा एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट, ठीक है। ये वाली पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये क्लेविकल सिंपली ये है ना। कॉलर बोन हो गई। इसके बाद में आ जाते हैं बेटा हम लोग फोर लिम्ब के ऊपर। अब डायरेक्टली हम लोग फोर लिम्ब के ऊपर आ रहे हैं, ह्यूमरस की बात कर रहे हैं पहले, जो अपर आर्म कहलाती है। टोटल फोर लिम्स में 30 बोन्स होती है। तो हम लोग बेटा एक हाथ की डिस्कस कर लेते हैं, वही अरेंजमेंट दूसरे हाथ में, वही नेमिंग दूसरे हाथ में, वही स्ट्रक्चर दूसरे हाथ में भी है। तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेटा फोर लिम्ब में ह्यूमरस के बारे में, है ना। तो आपको वही डायग्राम मैंने वापस रिपीट कर दिया, ये आपको ह्यूमरस दिख रही है। एक और डायग्राम मैंने आपके लिए इधर रखा है, ये आपका पूरा फोर लिम्ब हो गया। और फोर लिम्ब के अपर आर्म में आपको जो बोन दिख रही है, ये वाली जो बोन है बेटा, ये ह्यूमरस हो गई। यहां पे आपको दिख रहा है हेड ऑफ ह्यूमरस, दिस वन इज द हेड ऑफ ह्यूमरस। ये हेड ऑफ ह्यूमरस कहां पे आर्टिकुलेट करेगा, अब कंफ्यूज नहीं होना बेटा, स्कैपुला की कौन सी कैविटी पे, ग्लिनॉइड कैविटी पे। कौन सा जॉइंट बनाएगा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद में बेटा ये डायग्राम को हम लोग और डिटेल में देखते हैं, इसकी लेबलिंग और डिटेल में देखते हैं। तो इस बोन को निकाल के मैंने आपके लिए यहां पे रख दिया है। देखिए बेटा ये रहा आपका हेड ऑफ ह्यूमरस। हेड ऑफ ह्यूमरस के लिए मैंने जो बताया था वापस से मैं इधर लिख देता हूं कि हेड ऑफ ह्यूमरस ये किसके साथ में आर्टिकुलेट करेगा, ग्लिनॉइड कैविटी के साथ में आर्टिकुलेट करेगा, ग्लिनॉइड कैविटी के साथ में आर्टिकुलेट करेगा। ये वाला पॉइंट कंप्लीट हो गया हमारा, है ना। अब यहाँ पे बेटा ये जो लेसर ट्यूबरकल दे रखा है, ग्रेटर ट्यूबरकल दे रखा है, इसके लिए वरीड नहीं होना है आपको। ये लेबलिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, जो इंपॉर्टेंट आपके लिए लेबलिंग है उसको मैं अलग से सर्कल कर रहा हूं, उसी के ऊपर एम्फेसिस कर रहा हूं। बाकी समझने वाली बात यही है कि ये जो ग्रेटर ट्यूबरकल और लेसर ट्यूबरकल है, यहाँ पे मसल्स का अटैचमेंट होता है, क्योंकि हमारे बोन्स के ऊपर मसल्स भी तो अटैच होगी बेटा। वही तो मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, जो हम लोगों ने मस्कुलर सिस्टम में पढ़ा है, उस मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, इसी वजह से तो ये बोन मूव कर रही है। तो ये जो ग्रेटर ट्यूबरकल और लेसर ट्यूबरकल है बेटा, ये क्या है, आपके मसल्स के अटैचमेंट है। इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो मैं आपको बता रहा हूं। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी। डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी का मतलब यह है कि बेटा एक एलिवेशन दिख रहा है आपको बोन के अंदर, एक प्रोजेक्शन दिख रहा है, वो आपका यहां पे होता है बेटा। यहां पे क्या होता है, डेल्टोइड की मसल आके जुड़ती है, ये आपका डेल्टोइड होता है। ये डेल्टोइड की मसल इस डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी में जुड़ती है, क्योंकि हम लोग ह्यूमरस की बात कर रहे हैं बेटा। तो ह्यूमरस में यहां पे आपकी डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी होती है। इस डेल्टोइड मसल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आप हाथ मूव कर पाते हैं। देखिए इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, ये हाथ मूव कर पाएंगे आप। देखिए यहां पे मैं आपको बताता हूं, ये देखिए ये जो है यहां से मसल्स ऊपर से आ रही है, और वो मसल्स का अटैचमेंट जो है वो कहां पे है, वो अटैचमेंट है आपका डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी में। कहां पे, डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी में। और इसी डेल्टोइड मसल के कारण जो है आप जो है पर्टिकुलरली इसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, हाथ ऊपर होता है। तो डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी आपको एक चीज ध्यान रखनी है ना, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा हम लोग, आगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेबलिंग जो आ जाती है वो आपकी इसके आती है, ये एंटीरियर एंड हो गया, ये पोस्टीरियर एंड हो गया बोन का। तो पोस्टीरियर एंड ये वाला हो गया, क्योंकि इसके नीचे रेडियस और अल्ना, 2 बोन होती है, रेडियस और अल्ना। तो यहाँ पे हम लोग इसके पोस्टीरियर एंड के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले ये लेटरल साइड में इसको बोलते हैं लेटरल एपिकॉन्डाइल। देखिए हम लोग ये कैसे देख रहे हैं बोन को, पहले वो समझने वाली बात है
कि अगर ये लेटरल साइड ये है तो मैं कौन सी बोन की बात कर रहा हूं, मैं इस बोन की बात कर रहा हूं, इस बोन की बात नहीं कर रहा हूं बेटा, क्योंकि इसका लेटरल साइड ये है और मीडियल साइड ये है। मीडियल मतलब कि एक मीडियल लाइन है, तो मीडियल लाइन की तरफ जो होता है वो मीडियल साइड होती है और लेटरली मतलब बाहर की तरफ जो होता है वो लेटरल लाइन होती है। तो ये जो बोन आप देख रहे हो ये इस हाथ की देख रहे हो, तो लेटरल साइड में कौन सा हो गया बेटा, लेटरल एपिकॉन्डाइल हो गया, और यहां पे कौन सा हो गया, मीडियल एपिकॉन्डाइल हो गया। ठीक है, इसके बाद में यहां पे लेटरल एपिकॉन्डाइल की तरफ में ही आपका होता है कैपिटुलम, और मीडियल एपिकॉन्डाइल की तरफ में क्या होता है, ट्रोक्लिया होता है। अब देखिए सिंपल सी बात है, ये क्या है, बोन ही है और बोन के अंदर कुछ स्ट्रक्चर दे रखे हैं, ये स्ट्रक्चर दूसरी बोन के साथ में आर्टिकुलेट करके ज्वाइंट बनाते हैं, बस इतनी सी बात है। अब मैं क्या बोल रहा हूं आपको, आप इस हाथ की देख रहे हो और जस्ट इसके नीचे जहां पे थंब साइड होती है वो थंब साइड की तरफ में रेडियस होती है, और जहां पे आपकी लिटिल फिंगर होती है वो जो होता है वो अल्ना होती है। ठीक है, तो ये हो गई रेडियस और ये हो गई अल्ना। इस तरह से एनाटॉमिकल पोजीशन पे देखते हो तो मैं क्या बोल रहा हूं, जो लेटरल एपिकॉन्डाइल है, लेटरल एपिकॉन्डाइल के साइड में आपको जो दिख रहा है वो कैपिटुलम दिख रहा है, तो कैपिटुलम किसके साथ में आर्टिकुलेट करेगा, रेडियस के साथ में आर्टिकुलेट करेगा। और यहां पे मीडियल साइड में आपको क्या दिख रहा है, ट्रोक्लियर दिख रहा है। ट्रोक्लियर जो है वो आपका अल्ना के ऊपर एक ट्रोक्लियर नॉच होता है उसके साथ में आर्टिकुलेट करेगा। तो यहाँ पे ट्रोक्लिया और कैपिटुलम, इसको हम लोग आगे और अच्छे से डायग्राम में देखेंगे। और ऐसी एक है ना, आगे की तरफ में एक फोसा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोरोनेट फोसा। आगे की तरफ में कोरोनेट फोसा होता है और पीछे तरफ में ओलेक्रोइन फोसा होता है। कोरोनोइड फोसा के अंदर अल्ना का कोरोनोइड प्रोसेस आर्टिकुलेट करता है। देखिए यहां से चीजें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग स्टार्ट हो जाती है, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने बेटा एक ओडेंटेड फोसा पढ़ा था, किसमें पढ़ा था, C1 में पढ़ा था। ऐसे ही हम लोगों ने ओडेंटेड प्रोसेस पढ़ा था, वो C2 में पढ़ा था। ओडेंटेड फोसा और ओडेंटेड प्रोसेस के अंदर आर्टिकुलेशन होता है C1 और C2 के अंदर, और पिवट जॉइंट बनता है जिसको हम लोग नो जॉइंट भी बोलते हैं। वैसे बेटा अगर इधर कोरोनेट फोसा है तो इसका कहीं ना कहीं प्रोसेस होगा। कौन सा प्रोसेस, कोरोनेट प्रोसेस होगा। वो कहां पे होगा बेटा, वो होगा आपका अल्ना के ऊपर, अल्ना बोन के ऊपर होगा। ठीक है, तो ये कोरोनेट, ये भी मैं बताऊंगा आपको, कैपिटुलम और ट्रोक्लिया के बारे में भी नेक्स्ट में डायग्राम में बताऊंगा आपको। ठीक है, ये डायग्राम देखिए बेटा। अब हम लोग बिल्कुल फोकस कर रहे हैं कहां पे, इसके पोस्टीरियर एंड पे। ये भी पोस्टीरियर साइड है, ये भी पोस्टीरियर साइड है। अब यहां पे आप पोस्टीरियर साइड में, फ्रंट साइड में देख रहे हैं, साइड में आपको जो ये रेड कलर का दिख रहा है, ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है, ठीक है, दिस रेड कलर, इसको हम लोग बोल देते हैं बेटा कैपिटुलम। इसको क्या बोल रहे हैं, कैपिटुलम। ठीक है, इसको कैपिटुलम बोल रहे हैं। और ये जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है बेटा, इस ग्रीन कलर को हम लोग बोलते हैं ट्रोक्लिया। ठीक है, देखिए आसान है, नेमिंग है। बोन तो देखिए एक है, बोन कौन सी है, एक है। ये ह्यूमरस बोन की बात कर रहे हैं हम लोग, बट नेमिंग है जो हमको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। ये क्या हो गया बेटा, ट्रोक्लिया हो गया, जो पिछले वाले डायग्राम में बताया था, है ना। अब सिंपल सी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं बेटा कि ट्रोक्लिया जो होता है वो किसके साथ में आर्टिकुलेट करता है, अल्ना बोन के साथ में, अल्ना के साथ में करता है। और कैपिटुलम किसके साथ में करता है, ये करता है बेटा किसके साथ में, रेडियस के साथ में। रेडियस बोन के साथ में करता है ना। अब इसी डायग्राम में यहां पे देखिए, अब फ्रंट साइड में, ये फ्रंट साइड देख रहे हैं, बाकी वही है बेटा, है ना। ये जो मैंने आपको बताया था, ये देखिए इस डायग्राम में ये रहा आपका ये कैपिटुलम, और उसके साइड में आपको ये दिख रहा है, ये वाला पार्ट जो है वो ट्रोक्लिया वाला पार्ट हो गया, ये ट्रोक्लिया वाला पार्ट हो गया, ये कैपिटुलम वाला पार्ट हो गया। ठीक है, इसके ऊपर की तरफ में यहां पे लेबलिंग नहीं करी मैंने आपको, यहां पे लेबलिंग करके बता रहा हूं। ये जो पार्ट है इसको येलो से कर देते हैं हम लोग, ये वाला जो पार्ट है बेटा, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं आगे की तरफ में कोरोनेट फोसा। ये जो आगे की तरफ में बता रहा था कोरोनेट फोसा, इसकी लेबलिंग में अब आपको बोन में दिखा रहा हूं, इसको क्या बोलते हैं, कोरोनेट फोसा। ठीक है, अब ये जो कोरोनेट फोसा है बेटा वो किसके साथ में आर्टिकुलेट होगा, वो देखिए, वो होगा अल्ना के ऊपर एक कोरोनेट प्रोसेस होता है, तो ये किसके साथ में आर्टिकुलेट करेगा, अल्ना के ऊपर। अल्ना के ऊपर क्या रहेगा, कोरोनेट प्रोसेस रहेगा। ठीक है, तो मैं सारी चीजें लिखता जा रहा हूं बेटा। तो आगे की तरफ में ये कौन सा व्यू देख रहे हो आप, बोन का फ्रंट व्यू देख रहे हो।
ये फ्रंट व्यू देख रहे हो आप, है ना। अब आप देखिए इसका पोस्टीरियर व्यू, मतलब कि बैक व्यू देखिए इस बोन का, तो ये बैक व्यू आपको दिख रहा है, ये रहा आपका बैक व्यू। इसी बोन को जब आप पीछे से देखते हैं बेटा, आपको एक और सरफेस दिखती है, ये वाली सरफेस, ठीक है। एक और फोसा दिखता है, इस फोसा को हम लोग बोलते हैं ओलेक्रोनॉन फोसा। ठीक है, इस सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ओलेक्रोनॉन फोसा। और ये भी किसके साथ में आर्टिकुलेट करेगा बेटा, अल्ना के ओलेक्रोनॉन प्रोसेस के साथ में आर्टिकुलेट करेगा, अल्ना के ओलेक्रोनॉन ठीक है, ओलेक्रोनॉन प्रोसेस के साथ में आर्टिकुलेट करेगा। अब देखिए सिंपली मैं सम अप करता हूं सारी चीजों को बेटा। फ्रंट साइड से देखते हैं हम लोग तो हमको कैपिटुलम दिखता है। कैपिटुलम किस साइड दिख रहा है, लैटरल साइड दिख रहा है। इसके जस्ट नीचे, कैपिटुलम के जस्ट नीचे कौन सी आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी। जब हम लोग मीडियल साइड दिखते हैं तो क्या दिखता है आपको, ट्रोक्लिया दिखता है। ट्रोक्लिया के जस्ट नीचे कौन सी आ जाएगी, अल्ना आ जाएगी। अल्ना में एक ट्रोक्लियर नॉच होता है, उस ट्रोक्लिया के साथ में आर्टिकुलेट करेगा। अब मैं इसको इसके ऊपर देखूंगा, किसके, कैपिटुलम और ट्रोक्लिया के ऊपर देखूंगा तो मेरे को इधर दिखेगा क्या, कोरोनेड फोसा। ठीक है, ठीक है, ये क्या दिखेगा, कोरोनेड फोसा दिखेगा। कोरोनेड फोसा पे अल्ना का कोरोनेड प्रोसेस आर्टिकुलेट करता है ना, क्योंकि बेटा ज्वाइंट बनाना है ना, ये एल्बो ज्वाइंट बनाना है ना। तो ये हो गया आपका। पीछे तरफ में आपको ओलेक्रोनॉन फोसा रहेगा। ओलेक्रोन फोसा अल्ना के ओलेक्रोनॉन प्रोसेस के साथ में आर्टिकुलेट करेगा। ठीक है, अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज और बताता हूं। तो कोरोनेड फोसा यहां पे हो गया और अल्ना में कोरोनेड प्रोसेस हो गया। जब आप बेटा फ्लेक्स करते हो, जब आप फ्लेक्स करते हो इस तरह से, तो कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना आर्टिकुलेट विद द कोरोनेड फोसा ऑफ ह्यूमरस। ठीक है, फ्लेक्शन के टाइम पे। और जब आप एक्सटेंशन करते हो तो पीछे की तरफ में देखिए, इधर हाथ लगाएंगे ना, आपको एक पॉइंटेड स्ट्रक्चर दिखेगा मूव होता हुआ। तो ये है आपका ओलेक्रोनॉन प्रोसेस। ये किसके साथ में आर्टिकुलेट करेगा, ह्यूमरस के जो पीछे की तरफ में ओलेक्रोनॉन फोसा है उसके साथ में आर्टिकुलेट करेगा। तो एक्सटेंशन के टाइम पे अल्ना का ओलेक्रोनॉन प्रोसेस ह्यूमरस के ओलेक्रोनॉन फोसा के साथ में आर्टिकुलेट कर रहा है। सिंपल सी बात हो गई बेटा, है ना। तो सम अप कर दिया हम लोगों ने सारी चीजों को। अब आगे हम लोग इस डायग्राम में देखते हैं बेटा, रेडियस और अल्ना की बात करेंगे अब हम लोग, क्योंकि हम लोगों ने ह्यूमरस की पूरी बात कर ली। रेडियस और अल्ना फोर आर्म बनाता है, अपर आर्म, फोर आर्म, रिस्ट, पाम, और ये जो हो गया फेलेंजेस हो गए, डिजिट्स जो बन रही है आपके। ठीक है, यहां पे आप सिंपली देखेंगे आपको बोन जो दिख रही है, ये जो बोन हो गई इसको हम लोग बोल दिया रेडियस, और ये जो हो गई अल्ना हो गई। अल्ना जो होती है मीडियल साइड में आपकी, रेडियस ना आपकी लेटरल साइड में, अगर हम लोग इस पोजीशन में देख रहे हैं तो। ठीक है, यहां पे देखिए बेटा आपको हेड ऑफ रेडियस दिख रहा है, और यहां पे आपको दिख रहा है कोरोनॉइड प्रोसेस, जो मैं आपको बात कर रहा था कि अल्ना के ऊपर कोरोनॉइड प्रोसेस होता है और एक ओलेक्रोन प्रोसेस होता है। पीछे की तरफ में अल्ना के ओलेक्रोन प्रोसेस हो गया, आगे की तरफ में कोरोनॉइड प्रोसेस हो गया। अल्ना की जो शेप होती है ना बेटा, पता है कैसी होती है, वो इस तरह से होती है। अल्लाह की जो शेप होती है वो इस तरह से होती है ना। तो पीछे तरफ में जो आपको ये दिख रहा है, ये जो होता है इसको बोलते हैं ओलेक्रेनॉन प्रोसेस। ठीक है, ये किसके साथ में आर्टिकुलेट करेगा, ये ह्यूमरस के ओलेक्रोनॉन फोसा के साथ में आर्टिकुलेट करेगा। ये जो आपको छोटा सा दिख रहा है इसको हम लोग बोल देते हैं क्या, कोरेनॉइड प्रोसेस। ये किसके साथ में आर्टिकुलेट करेगा, ह्यूमरस के कोरोनेड फोसा के साथ में आर्टिकुलेट करेगा। और बीच में आपको जो दिख रही है सरफेस, कौन सी सरफेस बेटा, ये वाली जो सरफेस जो दिख रही है, ठीक है, इसको हम लोग बोल देते हैं ट्रोक्लियर नोच। ट्रोक्लियर नोच, ठीक है, ये तीनों लेबलिंग इधर कर रखी है बेटा, ट्रोक्लियर नोच, कोरोनेड प्रोसेस और ओलेक्रोन प्रोसेस। ट्रोक्लियर नोच किसके साथ में करेगा, ट्रोक्लिया, जो ट्रोक्लिया अभी मैंने आपको बताया था, ये रहा आपको ट्रोक्लिया दिख रहा है जो, इसके साथ में करेगा। क्योंकि इसके जस्ट नीचे क्या होगी, अल्ना होगी, इसके जस्ट नीचे क्या हो जाएगी, अल्ना हो जाएगी, और इसके जस्ट नीचे क्या हो जाएगी बेटा, रेडियस हो जाएगी।
तो रेडियस का हेड जो है इसके साथ में आर्टिकुलेट करेगा कैपिटुलम के साथ में, और अल्ना का जो ट्रोक्लियर नॉच है वो ट्रोक्लिया के साथ में आर्टिकुलेट करेगा, और बाकी जो दोनों चीजें मैंने आपको बता दी कोरोनेट फोसा और कोरोनेट प्रोसेस में आर्टिकुलेशन होगा, ओलेक्रोन फोसा और ओलेक्रोन प्रोसेस के साथ में आर्टिकुलेट होगा। देखिए बेटा, बोथ अल्ना एंड रेडियस आर्टिकुलेट विद ह्यूमरस, अल्ना और रेडियस दोनों ह्यूमरस के साथ में आर्टिकुलेट करती है। फ्लेक्सेशन के टाइम पे, फ्लेक्स कर रहे हैं जब, फ्लेक्स के टाइम पे कोरोनेट प्रोसेस आपका कहां है, वो आपका अल्ना के ऊपर है। ये रहा आपका कोरोनेट प्रोसेस, किसके साथ में आर्टिकुलेट करेगा, कोरोनेट फोसा कहां है आपका, ह्यूमरस के ऊपर है। ये रहा डायग्राम में, ये रहा आपका कोरोनेट फोसा, इसके साथ में आर्टिकुलेट करेगा। ठीक है, एल्बो को फ्लेक्स करेंगे, एक्सटेंशन करेंगे, आप एक्सटेंशन करेंगे तो ओलेक्रोन प्रोसेस कहां दिख रहा है, ये रहा आपको है ना, किसके साथ में आर्टिकुलेट करेगा, ओलेक्रोन फोसा के साथ में। वो कहां पे होता है बेटा, ह्यूमरस के पीछे की तरफ में होता है। ये रहा आपका ओलेक्रोन फोसा, बैक व्यू से देखेंगे पीछे की तरफ में, आगे की तरफ में कोरोनेट फोसा, पीछे की तरफ में ओलेक्रोन फोसा। ठीक है, अब आ जाते हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट बोन की तरफ, कार्पल्स। कार्पल जो होती है हमारी 8 रिस्ट बोन्स होती है, दीज आर द 8 रिस्ट बोन्स, है ना, 2 रोस में ना प्रेजेंट होती है, अपर और लोअर। ठीक है, प्रॉक्सिमल और डिस्टल भी बोलते हैं, अपर और लोअर भी बोलते हैं। तो प्रॉक्सिमल और डिस्टल रो में, 2 रो में प्रेजेंट होती है, 8 बोन्स होती है। यहां पे देखिए बेटा, इधर आपको डायग्रामेटिकली दिख रहा होगा, ये जो बोन है बेटा आपकी नीचे की तरफ में, ये हो गई रेडियस। ठीक है, ये जो बोन हो गई, ये क्या हो गई बेटा, अल्ना हो गई, है ना। तो ये हाथ कैसे है बेटा, ऐसे है, क्योंकि रेडियस बोन बाहर की तरफ में, तो ये हाथ इस तरह से प्रेजेंट है। तो हम लोग ये व्यू देख रहे हैं और इधर रिस्ट बोन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रेडियस हो गई, ये अल्ना हो गई। अब देखिए यहां पे 8 रिस्ट बोन होती है, तो यहां पे ये रही 1, ठीक है, ये रही 2, ये रही 3, ये रही 4, ये रही 5, ये रही 6, ये रही 7 और ये रही 8, है ना। तो 2 रो में प्रेजेंट है, अपर रो, प्रॉक्सिमल रो और डिस्टल रो, जिसको हम लोग लोअर रो भी बोलते हैं। 8 बोन्स है बेटा आपको रिस्ट बोन। अब देखिए इसकी नेमिंग जो है वो मॉड्यूल में दे रखी है आपके, बट हमारे सिलेबस में नहीं है ना, हमारे सिलेबस में नहीं है। इस डायग्राम में भी आपको नेमिंग दिख रही है, स्कैफॉइड, कैपिटेट, ट्रेपेजॉइड, है ना, ये सब ट्रेपेजियम, पिसिफॉर्म, हैमेड, ल्यूनेट, ये सारे इसके नाम है ना। तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है। आपको याद क्या रखना है बेटा, कार्पल्स, रिस्ट को हम लोग बोलते हैं, कार्पल्स बोन से बनती है, 8 कार्पल्स बोन होगी। तो ह्यूमरस हो गया, रेडियस अल्ना हो गया, और कार्पल्स होगी जो 8 बोन से मिलकर बनती है। तो यहाँ पे सिंपली हमको याद रखना है नंबर ऑफ बोन्स कितनी हो गई, 8 हो गई। तो अभी तक टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी डिस्कस कर ली बेटा, 30 पूरे हाथ में होती है, तो 1 2 3 और 8 ये, तो टोटल 11 हो गई, है ना, 11 हो गई। आगे देखते हैं बेटा, आगे हमारा आ जाता है मेटाकार्पल, और आगे आ जाता है फेलेंजेस। तो ये जो पाम है बेटा, पाम, ये एक सिंगल बोन है ना, 1 2 3 4 5, है ना, तो 5 फिंगर होगी, तो 5 मेटाकार्पल हो गई। तो मेटाकार्पल आपको इधर डायग्राम में भी दिखाता हूं मैं आपको, देखिए ये तो आपका रिस्ट हो गया, ठीक है, जिसको हम लोग कार्पल्स बोलते हैं। ये वाली बोन देखिए बेटा, ये जो होती है ये हो गई मेटाकार्पल। तो ये कितनी हो गई, ये 1, ये हो गई आपकी 2, ये हो गई 3, ये हो गई 4 और ये हो गई बेटा 5। ठीक है, तो कितनी मेटाकार्पल है बेटा, 5 मेटाकार्पल्स। 5 मेटाकार्पल्स फॉर्म पाम, तो 5 बोन हो गई मेटाकार्पल की। ठीक है, तो मेटाकार्पल कंप्लीट हो गया। अब फेलेंजेस जो होते हैं बेटा, फेलेंजेस यहां पे हमारे जो फिंगर्स हैं, ठीक है, ये जो फिंगर्स है ये कितनी बोन से मिलके बनता है, तो बेटा ये टोटल नंबर ऑफ बोन्स जो होती है वो होती है 14। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है कई बच्चों को, वो बोलते हैं कि सर हर फिंगर में, है ना, यहाँ पे है ना 1 2 3 ऐसे काउंट करते हैं, 1 2 3 ऐसे वो करते हैं कि 5 फिंगर है तो 5 × 3 15। 15 नहीं होती बेटा, 14 होती है। थंब के अंदर कितनी है बेटा, दो ही आपकी बोन है, 1 और 2। ठीक है, अब ये क्योंकि ये ना हर फिंगर में बेटा 3 बोन है और थंब के अंदर 2 है, तो इसको हम लोग है ना ऐसे बोल सकते हैं कि प्रॉक्सिमल, इंटरमीडिएट और डिस्टल फेलेंजेस। प्रॉक्सिमल, इंटरमीडिएट और डिस्टल फेलेंजेस। यहाँ पे इतना हमको याद रखने की जरूरत नहीं है बेटा, हमको क्या याद रखना है, टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी होती है, 14 होती है, और फेलेंजेस का फॉर्मूला क्या हो गया,
2 3 3 3। फैलेंजेस का फॉर्मूला आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है। यहाँ पे नंबर ऑफ बोन्स कितनी हो गई बेटा? 2 हो गई, ठीक है। यहाँ पे कितनी हो गई? 3 हो गई। 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 टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी है बेटा? 14 हो गई। तो 14 ये हो गई, 5 ये हो गई, 19 और 8 अपन ने कार्पल में डिस्कस करी तो कितनी हो गई बेटा? 27। और 27 में हम लोग ना ऐड कर लेंगे रेडियस अल्ना तो 28 29 और ह्यूमरस को ऐड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ बोन्स कितनी हो गई बेटा? 30 हो गई। तो मैंने आपको फोर लिम्ब के अंदर 30 बोन्स बता दी। ऐसे आपका एक ये जो फोर लिम्ब है इसके अंदर भी 30 अरेंजमेंट होगा। नाम आपको सारे याद होने चाहिए बेटा, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल और फेलेंजेस। खत्म। 30 बोन के नाम ही क्या है? 5 तो नाम ही रह गए, 5 तो नाम ही रह गए। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना ये 3 हो गए। कार्पल आपका है ना जो 8 बोन है और आपका मेटाकार्पल और फेलेंजेस 6 नाम है टोटल। और 30 बोन के बारे में डिस्कस कर लिया अपन ने, ठीक है। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है आपको। बोन्स के नंबर ज्यादा है बट नाम ज्यादा नहीं है ना। तो यहां पे अपन ने बेटा जो डिस्कस कर लिया, फोर लिम्ब डिस्कस कर लिया, मतलब अपर एक्सट्रीमिटी की 2 क्लेविकल, 2 स्कैपुला और दोनों फोर लिम्ब डिस्कस कर लिए। अब मेरे को लोअर एक्सट्रीमिटी में आपको पेल्विक गर्डल जो होता है, पेल्विक गर्डल में जो कॉक्सल बोन है, हिप बोन है, उसके बारे में डिस्कस करना है। और हाइंड लिम्ब के अंदर जो 30 बोन्स हैं है ना वो मेरे को डिस्कस करना है। उसके बाद में हम लोग जॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और डिसऑर्डर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं आगे।